गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट है यूपीपीसीएस के लिए। सीरीज़ चल रही है वर्ष 2023 के लिए। हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है इस टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर इस टेस्ट तक पहुँच सकते हैं। और इस सीरीज़ की आप पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो टेलीग्राम पर, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट और नीचे नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सअप आप कर सकते हो। पहला प्रश्न, कब मनाया जाता है विश्व जल दिवस? इसमें हम मिश्रित प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, और करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होंगे इसमें। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? देखिए, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, यानी इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन की बैठक में स्वच्छ जल हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। और 22 मई को क्या, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे, और 2 फरवरी को वर्ल्ड वेटलैंड डे, ठीक है, वर्ल्ड यानी विश्व आर्द्र भूमि दिवस। दूसरा प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो उसे क्या माना जाता है? सामान्य स्थिति का बेरोजगार, पूर्ण बेरोजगार या फिर प्रच्छन्न बेरोजगार? प्रच्छन्न बेरोजगारी में श्रमिक की सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होती है, ठीक है। कृषि कार्यों में लगी अधिकतर बेरोजगारी है ये। बी है इसका आंसर, सामान्य स्थिति का बेरोजगार है यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाता तो यदि किसी व्यक्ति को साल के आधे से अधिक दिनों तक अर्थात 183 दिनों तक रोजगार नहीं मिलता तो उसे सामान्य स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगार ऐसे व्यक्तियों को माना जाता है जो ऐसे काम में संलग्न है जिसमें उनकी सीमांत उत्पादकता जो है शून्य होती है। तीसरा प्रश्न है, राजस्थान चित्रकला की किस शैली पर बल्लभ संप्रदाय का प्रभाव देखने को मिलता है? मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली? बताइए, शैली इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी तक में पूछी गई है। इसका उत्तर है किशनगढ़ शैली। तो राजस्थानी चित्रकला में किशनगढ़ शैली का विशेष महत्व है। इस शैली पर बल्लभ संप्रदाय का अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है। सामंत सिंह उर्फ नगारी दास के समय इस शैली को जो है एक स्वतंत्र रूप मिला और इस शैली का प्रमुख चित्र है वणी ठणी, और यूपीएससी तक में पूछा गया है ये। वणी ठणी है तथा नारी सौंदर्य जो है इस शैली की प्रमुख विशेषता है। राधा कृष्ण की लीला जो है इस शैली के मुख्य लक्षणों में शामिल है, बणी ठणी। नंबर 4 पर आ जाइए, सामुदायिक वन अधिकार के दायित्वों को मान्यता देने में पूरे देश में अग्रणी राज्य है कौन सा? कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो देखिए, 27 अगस्त 2021 को छत्तीसगढ़ के केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आयोजित हुआ क्या, आदिम जाति कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में जो है दी गई जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार के दावों को मान्यता देने में पूरे देश में जो है अग्रणी है छत्तीसगढ़। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सा जो है उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभ्यारण्य है? गहिरमाथा, सागरमाथा, चंबल रिवर सेंचुरी, केबुल लमजाओ राष्ट्रीय उद्यान? ये तो मणिपुर में, इसको एलिमिनेट कर दो। चंबल रिवर सेंचुरी जो है उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त सीमा पर है। गहिरमाथा राष्ट्रीय उद्यान इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो गहिरमाथा का समुद्री तट जो है वो ऑलिव रिडले कछुए, ठीक है, ऑलिव रिडले जो समुद्री कछुए होते हैं, ऑलिव रिडले टर्टल जो होते हैं, उनका विश्व में सबसे बड़ा जो है प्रजनन स्थल है, नेस्टिंग स्थल भी है। और उड़ीसा का एकमात्र जो है कछुआ अभ्यारण्य है ये गहिरमाथा का समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। गहिरमाथा समुद्री अभ्यारण्य जो है वो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से के रूप में स्थित है। और इस उद्यान के 2 हिस्सों में जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इस उद्यान के अन्य 2 हिस्सों में जो है भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है तथा दूसरे में है भितरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र शामिल, ठीक है। गहिरमाथा मेराइन सेंचुरी, मरीन सेंचुरी, उड़ीसा,
ओलिव रिडले टर्टल के लिए याद रखिएगा। नंबर 6 पर आ जाइए। कौन सा तत्व है, कौन सा मूल तत्व है जो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध है हमारी पृथ्वी की परपटी में? कौन सा ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा, उसके बाद सिलिकॉन लगाइएगा। ठीक है, सी है इसका आंसर। ये नंबर है, इस पर कॉल या व्हाट्सअप करके आप यूपीपीसीएस की पेड सीरीज प्राप्त कर सकते हो, जिसमें मिलेंगे आपको फुल टेस्ट कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पृथ्वी की सतह पर ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक उपलब्ध जो मूल तत्व है वो है सिलिकॉन। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा प्रश्न। और सिलिकॉन की खोज की थी 1824 में जे वर्जेलियस ने। और यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा के सिलिकस शब्द से बना है सिलिकॉन। और सिलिकॉन चिप का प्रयोग जो है कंप्यूटर में सेमी कंडक्टरों में किया जाता है, आपको याद हो तो। नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। पहला स्टेटमेंट है, फ्रांसीसियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया गया था। और वर्ष 1632 में मुगल शाहजहां जहांगीर ने हुगली में फ्रांसीसी बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना दिया जहांगीर ने। ये गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, क्योंकि फ्रांसीसियों की जगह पुर्तगाली होना चाहिए और जहांगीर की जगह होना चाहिए शाहजहां। यहाँ भी पुर्तगाली होना चाहिए। तो कोई भी इसमें सही नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। ये फ्रांसीसियों नहीं बल्कि पुर्तगालियों के द्वारा हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और वर्ष 1632 में मुगल बादशाह शाहजहां ने, ना कि जहांगीर ने, हुगली में पुर्तगाली बस्तियों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और 1000 से अधिक पुर्तगाली निवासियों को बंदी बना लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कीट नहीं है, इंसेक्ट नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्ट? खटमल, घरेलू मक्खी यानी हाउस फ्लाई, मच्छर, मॉस्किटो, मकड़ी, स्पाइडर। देखिए, कीटों का जो मुख्य लक्षण होता है वो होते हैं 3 जोड़ी पैर और एक जोड़ी में 2 नग, तो यानी 6 पैर होते हैं इनका मुख्य लक्षण। मकड़ी में 8 होते हैं, तो ऑड यहीं छट गया। ये प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता था कि निम्नलिखित में से विषम को पहचानिए, तो ऑड स्पाइडर है यहाँ पर मकड़ी। तो देखिए, मकड़ी जो है उसका क्लास है एरेक्निडा और ऑर्डर है उसका अर्नेई। ठीक है, जो कि उदर के पश्च भाग में स्थित ग्रंथियों के स्राव से जो है वो जाला बनाती है। और सभी मकड़ियाँ कैसी होती हैं? परभक्षी होती हैं। विकल्प में अन्य जितने भी जंतु दिए हैं वो कीट वर्ग के हैं। ठीक है, क्लास इंसेक्टा है उनका। और कीटों के मुख्य लक्षण क्या होते हैं? 3 जोड़ी पैर, अर्थात उनमें 6 पैर होते हैं। जबकि मकड़ी जो है कीट वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि उसमें 8 पैर होते हैं। ठीक है, बाइलिंगुअल वाले पढ़ लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। हिस्ट्री का प्रश्न आ गया है। हिस्ट्री का प्रश्न क्या कहता है? द आर्कटिक होम इन द वेदास किसकी कृति है ये? दयानंद सरस्वती लगाकर गलत मत कर दीजिएगा इसको। इसका उत्तर है बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता थे, प्रमुख व्यक्ति थे। उनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कौन कौन सी हैं? द आर्कटिक होम इन द वेदास और कैंडलियन इन इंडियन वेदास, गीता रहस्य या फिर साइंस ऑफ कर्मयोग। याद रखना इनको। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सुमेलित है? महदहा, गिलुंद, चिरांद, सराय, नाहर, राय। तो महदहा के सामने लिखा है मानव के अस्थि पंजर का पहला अवशेष। और गिलुंद के सामने लिखा है प्रस्तर फलक उद्योग यानी स्टोन बोर्ड इंडस्ट्री। चिरांद के सामने हड्डी के उपकरण। और सराय नाहर राय मानवीय आक्रमण या युद्ध के साक्ष्य। ये सारे सुमेलित हैं। ठीक है, सारे के सारे सुमेलित हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न में से किसे डॉप्सन इकाई द्वारा मापा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय डॉप्सन यूनिट? तो रेडिएशन नहीं है, थर्मल कंडक्टिविटी नहीं है, सॉइल मेजर्स मॉइस्चर नहीं है, मतलब मिट्टी की नमी नहीं है, ओजोन है। ठीक है, ओजोन संकेंद्रण।
तो देखिए डॉप्सन जो है ओजोन सांद्रता को मापने के लिए सबसे सामान्य इकाई है। एक डॉप्सन इकाई ओजोन के अणुओं की संख्या है जो 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान और वायुमंडल के दबाव पर 0.01 मिलीमीटर मोटी शुद्ध ओजोन की परत बनाने के लिए जो है आवश्यक होगी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। इनमें से कौन पर्यावरण प्रदूषण के जैव संकेतक के रूप में कार्य करता है? यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, कुछ भी कह दो इनको, बायो इंडक्टर बोल दो, एसिड रेन इंडक्टर भी हैं ये। ठीक है, किसकी बात हो रही है? ये हो रही है लाइकेन के प्लांट की। डी है इसका आंसर। तो लाइकेन के पौधे जो हैं वो वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण के प्रति बहुत संवेदनशील होते हैं। स्वस्थ लाइकेन आबादी वाले क्षेत्रों में जो है वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण कम होता है। इस प्रकार लाइकेन का उपयोग प्रदूषण के विश्वसनीय जैविक संकेतकों के रूप में किया जाता है। नंबर 13 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से कौन सा जो है सही सम्मिलित है? अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार मिले और मेहरगढ़ से मिले कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, क्या सुमेलित हैं? ये इंटरचेंज करें, ऐसे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी सुमेलित हैं, तो दोनों के दोनों सुमेलित हैं। सी है इसका आंसर। तो अतरंजी खेड़ा से लोहे की भट्टियां और सर्वाधिक लोहे के औजार प्राप्त हुए थे। नवपाषाण काल की प्राचीनतम बस्ती मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, के सही रहेगा, कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। नंबर 14 पर आ जाइए। ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब की गई थी? 1975, 1980, 1985, 1990। 5-5 साल का गैप बढ़ रहा है। 1975 सही उत्तर है। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत की गई थी और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी 1975 में, 1975 में। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? वेयर इज द सेंट्रल सॉयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? हरियाणा, हरियाणा के करनाल में। तो केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान सेंट्रल सॉयल सॉलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट का मुख्यालय हेडक्वार्टर करनाल में, हरियाणा के। और इसके निम्नलिखित कार्य हैं, वो कार्य कौन कौन से हैं? क्षार मिट्टी के प्रबंधन और सुधार, ठीक है, और जल प्लावित क्षारीय मिट्टी की निकासी, सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन, लवणीय जल प्रबंधन, और क्या क्या, मलजल निपटान प्रौद्योगिकियाँ, सीवेज डिस्पोजल टेक्नोलॉजीज। नंबर 16 पर आ जाइए। 20 से 21 जून 2022 के बीच में G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2022 में कहाँ आयोजित हुई है? भारत में नहीं हुई तो दिल्ली हटा दो, फ्रांस में नहीं हुई तो पेरिस हटा दो, इटली में नहीं हुई तो रोम हटा दीजिए, इंडोनेशिया में हुई है। इंडोनेशिया में हुई है और इंडोनेशिया के योग्याकार्ता में। तो 21 जून 2022 को 20 से 21 जून 2022 के मध्य जो है G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक 2022 योग्याकर्ता इंडोनेशिया में आयोजित हुई और इंडोनेशिया ने योग्याकर्ता में और लोम्बोक में 2 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक की जो है मेजबानी की है अभी तक। और भारत ने वर्ष 2030 के, आपको याद हो तो, वैश्विक SDG लक्ष्य में से 5 वर्ष पूर्व यानी 2025 तक जो है टीबी को समाप्त करने का जो है संकल्प लिया है। इस चीज़ को अलग से याद रखिएगा। नंबर 17 पर आ जाइए। फॉलिक एसिड किस विटामिन का रासायनिक नाम है इनमें से? देखिए, ई का तो टोकोफेरोल है तो इसको हटा दीजिए, के का फ्लोक्विनोन है, इसको हटा दीजिए, विटामिन B9 का है फॉलिक एसिड, ठीक है, 6 का पायरिडॉक्सिन है। तो विटामिन B9 का क्या है? फॉलिक एसिड। ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इनको। विटामिन B6 का है पायरिडॉक्सिन और विटामिन के का है फ्लोक्विनोन और विटामिन ई का है टोकोफेरोल। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, उपरोक्त में से कौन से विटामिन जो है वसा में घुलनशील है? मतलब फैट सोलेबल विटामिन कौन कौन से हैं? ये फैट सोलेबल, वाटर सोलेबल इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको अलग अलग करके याद रखिएगा। BC जो है वो वाटर सोलेबल है और बी में भी देखिए कितनी सारी कैटेगरी हैं, B1, B2, B6, ठीक है, सारे के सारे वाटर सोलेबल होंगे वो B12 तक।
तो विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन डी, ये जो हैं सारे के सारे जो हैं फैट सोलेबल विटामिन हैं। तो डी है इसका आंसर। तो ये एक तरफ हो गए वाटर सोलेबल, वैसे तो बीसी होते हैं, ये फैट सोलेबल हैं। तो फैट सोलेबल ए डी ई के हैं, संख्या कम है इनकी, लेकिन इनकी संख्या बी वाली सीरीज से ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कि बायोटिन, रासायनिक नाम लिखा है, नियासिन, पायरिडिन, थायमिन, विटामिन सी, ठीक है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9 और राइबोफ्लेविन, ये सारे के सारे जो हैं वो वाटर सोलेबल हैं। विटामिन B12 जिसका साइनोकोबालामिन है, और पेंटाथोनिक एसिड, ये सारे के सारे जो हैं वाटर सोलेबल हैं, जल में घुलनशील। ये पॉलिटी का प्रश्न आ गया, किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया? यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, और 69वें में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र को जो है NCR का दर्जा दिया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, और इसी संविधान संशोधन के द्वारा संविधान की प्रस्तावना यानी प्रेम्बल यानी उद्देशिका में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 नए शब्दों को जोड़ा गया। ये 20वां प्रश्न है, ये भी इंडियन पॉलिटी का है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है, यानी आपका फंडामेंटल ड्यूटी कौन सा नहीं है इनमें? स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान की रक्षा करना, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। देखिए, जो मूल कर्तव्य हैं वो भारतीय संविधान के भाग 4 के का में है, मतलब ए में है, क्योंकि बाद में जोड़े गए, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़े गए। तो इसमें ये मूल कर्तव्य है, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, ये नहीं है। वर्ड्स पकड़िएगा, इनको पढ़ लीजिएगा, 11 हैं ये, 11 को पढ़ के लिख के देख लीजिए। 12 जून को पूछा गया था इस बार भी, ये कहीं पर भी किसी भी समय पूछ लेता है एग्जाम में। तो राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात हुई है, ठीक है, रक्षा करने की बात नहीं हुई। देखिए, शब्दों से एलिमिनेट कटेगा प्रश्न, तो गलत है सी। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करने की बात की गई है। सम्मान भी होता तब भी चल जाता, ठीक है, रक्षा करने की नहीं। तो वर्ड्स से भी एलिमिनेट करा सकते हैं एग्जामिनर। तो ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको, ठीक है, किसके आदर करने की बात की गई है, किसका सम्मान करने की बात की गई है, किसकी रक्षा करने की बात की गई है। तो 20 प्रश्न थे ये, इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा। बाकी हमारी 6th क्लास की जो है हिस्ट्री चल रही है, कंप्लीट हो जाएगी वो 1-2 दिन में। धन्यवाद।